डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। आई होप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो 13 दिसंबर का एग्जाम है, जो आपका टारगेट है, जो आपका सपना है नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट होने का इन बच्चों की तरह, वो पूरा होगा, है ना। मेहनत कर रहे होंगे सभी। अब उस मेहनत को एक फाइनल टच देना है, तो फाइनल टच कैसे दे सकते हैं? अच्छे से रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके। तो उसको देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर या गेस पेपर, जो भी कह लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, यानी 13 दिसंबर के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बस पूरा मॉडल पेपर, गेस पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा मॉडल पेपर देखना है, बहुत ही ज्यादा इससे आपको फायदा होने वाला है। अगर मेहनत करेंगे तो इन बच्चों की तरह आपकी भी फोटोज होंगी, आप भी सिलेक्ट होंगे और आपके जो सपने हो जाएंगे पूरे। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट बारी है आपकी। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नवोदय लाइव बैच है। तेजस लाइव बैच के माध्यम से आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस तीनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे पास बैचेस हैं। रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए। मॉडल पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, है ना। तो स्टार्टिंग से पूरे आपको मॉडल पेपर जो भी हम लेकर आएंगे आपके लिए, पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है, ताकि उन्हें भी आइडिया लग सके ना। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, फिर हम एग्जाम में हो जाएंगे सेलेक्ट। तो चलिए आगे हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। उसको पूरा देखिएगा और पहला प्रयास कीजिएगा कि खुद से हम सॉल्व करें, है ना। क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, आप खुद से सॉल्व करते चलिए। बाकी जो नहीं समझ में आएगा वो तो समझाने के लिए हम हैं। चलिए तो फिर अच्छे से मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंटल एबिलिटी के सेक्शन से, एज यूजुअल जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो पहला पार्ट आपको पता है, आपको डिफरेंट सबसे इसमें से सेलेक्ट करना है, विच वन इज द डिफरेंट। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें अगर डिफरेंट की बात करें तो ये देखिए, ये आपका क्या है, बादल या पानी कह सकते हो, बरस रहा है। ये भी बादल का सिंबल है, ये भी क्या, बूंद का सिंबल है, पानी का। यानी कि ये सब चीज़ें किससे हैं, पानी से रिलेटेड है, बादल से रिलेटेड है। बट यहाँ आप देखो ये चांद जैसा दिख रहा है, ये डिफरेंट है, ये पानी से रिलेटेड नहीं है। तो ये बी हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट है, जो कि डिफरेंट है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि कौन सा डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से देख पाओ बच्चों, तो इसमें अगर हम डिफरेंट देखें तो सब में जो ये है ना, ये देखो, ये सब में ये जो है एकदम सीधा है बेटा, देखो एकदम सीधा। यानी जिस एंगल पे वो जा रहा है 90 डिग्री पे ही है, सब 90 डिग्री पे। ये भी देखो, ये भी 90 डिग्री पे ही है। बट ये है बेटा देखो 90 डिग्री पे ना होकर के ये क्या है, ऐसे कुछ ये एंगल बना रहा है। तो ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें सबसे डिफरेंट हमें देखना है, तो सबसे डिफरेंट जो है, अच्छा, दो दो सर्किल बेटा देखो बाहर की तरफ है सभी फिगर में, है ना। दो दो सर्किल बाहर की तरफ है, इसमें सभी के सभी जो शेडेड सर्किल अंदर है। तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो इसमें सबसे जो डिफरेंट है क्या है, ये देखो, ये आपका एक तरह से साउंड वेव है ना, साउंड वेव है ना, आवाज की ध्वनि है, ध्वनि का वेव है। ये भी माइक बोलने वाली चीज है भाई, आप बोलते हो, है ना। इसमें साउंड वाली चीज है, वॉइस वाली चीज है। यहाँ भी आप क्या करते हो, बोलते हो या फिर सुनते हो। बट ये बेटा क्या है, ये एरोप्लेन है, उड़ाने वाली चीज है, जो इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो सी हो जाएगा सबसे डिफरेंट। चलिए पार्ट टू पर आते हैं। पार्ट टू आपको पता है एज यूजल, इसमें हमें सिमिलर दिखाना है। तो पांचवे का सिमिलर देखें अगर हम, तो पांचवे का सिमिलर हो जाएगा बेटा बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर। 6 नंबर को अगर देखें हम कि कौन सिमिलर है, तो 6 का सिमिलर खत्म, 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 ये देखो ये हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पर। सिमिलर खोजना है हमें, तो 7 का सिमिलर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा सिमिलर। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर में इस फिगर का जो सिमिलर एग्जैक्ट मैचिंग है, ये ऑप्शन डी है बेटा, ऑप्शन डी। सिमिलर खोजना है, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े मजे मजे में खोज लोगे। चलो अब इसमें क्या करना है, आपने इसमें ला करके फिल करना है। ए का देखो ये क्या है, यहां से अगर मैं देखूं
इस सबसे पहले ए है, फिर सबसे लास्ट वाला जेड है। क्या है? जेड है। उसी प्रकार से अगर बी दूसरे नंबर पे है तो लास्ट से दूसरे नंबर पे क्या आएगा? लास्ट से दूसरे नंबर पर आएगा आपका वाई। क्या आएगा? वाई, तो यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपने क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखो, ये पूरी की पूरी लाइन बनेगी ऐसे नीचे, फिर यहाँ से एक ये बनेगा ऐसा। पहले आप खोजो कि कहीं आपको मिल रहा है क्या ऐसा। ऐसा देखो बच्चों कि कहीं मिल रहा है क्या आपको। अगर ऐसा आपको मिल रहा है देन इट्स फाइन। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको ये देखो 10 का अगर मैं देखूं, ये बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। कन्फ्यूजन किस में? बी और सी में। लेकिन देखो यहाँ पर एक लाइन ऐसे नहीं है बेटा, यहाँ देखो ये लाइन दिख रही है ना ऐसे, यानी कि एक लाइन ऐसे आएगी जो कि सी बी में है, तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो फिगर होगा जो वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा? 11 का अगर देखें तो ऐसा, ऐसा, इस तरह के डायरेक्शन में जाएगा। देखो कौन कौन सा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही है जो इस डायरेक्शन में है बेटा, तो ऑप्शन डी, 11 का डी। चलिए अब 12 नंबर पर आते हैं। 12 नंबर का अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो मोटा मोटा आप ये बना लो कि भाई यहाँ से एक इस तरह का होगा और एक ऐसे लाइन होगी। तो पहले तो इतना खोज लो, पहले तो बेटा आप इतना खोज लो, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ दो चीजें बचेंगी, ए और डी। लेकिन अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक ऐसा फिगर बन रहा है ना, और इसमें क्या है? इस तरह का। तो ये भी खत्म हो गया, बचा क्या? सिर्फ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में वही है बेटा, कंटिन्यूअस रिलेशन है। ठीक है, ये देखो अगर इसको मैं देखूं तो क्या कर रहा है? इस आर को इस डायरेक्शन में घुमा दे रहा है, और इसको ये जो बीचों बीच में है इसको क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दे रहा है ना। चलिए सेम उसी प्रकार से फिर इसको नीचे किया है, फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में इधर को इसको घुमा दिया है, और इसको क्या किया है? इधर घुमा दिया है। सेम वही काम करे, आर को इस डायरेक्शन में लेकर आ जाएगा, यानी कि कुछ आर जो बनेगा आपका ऐसे बनेगा, और ये आपका आ जाएगा कुछ यूं। ये देखो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक लाइन है, फिर नेक्स्ट दो लाइन हो गई, फिर एक ट्रायंगल बन गया, फिर एक और लाइन आ जाएगी भाई, यानी कि 3 से 4 लाइन हो जाएगी। 3 से 4 लाइन हो जाएगी यानी कि 14 का क्या हो जाएगा? 4 लाइन मतलब, चलो 4 लाइन किस में है? इसमें आपका 1 2 3 4 लाइन है बेटा, है ना। ये 4 लाइन हो गया, इसमें देखो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। एक पत्ती बनाई गई, आधी पत्ती, फिर पूरी पत्ती बनाई गई, लेकिन जो नया वाला आया वो शेडेड पार्ट हो गया। ठीक है, फिर तीसरी पत्ती आई अनशेडेड, जो चौथी पत्ती आएगी बेटा वो शेडेड आएगी। चौथी पत्ती शेडेड आएगी, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 6 12, तो इसमें आप अगर देखो 16 नंबर में तो आप पाओगे 2 में कितना, 4 ऐड किया तो 6 हो गया। 6 में अच्छा इसमें देखो +4 किया, इसमें +6 किया, इसमें +8 कर दो, तो 12 8 20, 20 हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है बच्चों? पार्ट 5 में है पहले का रिलेशन दूसरे से, इसका रिलेशन इससे है, और सेम ही रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना है इसका इसके साथ। तो ये बाल्टी है, बाल्टी का रिलेशन मग से है। तो ये देखो एक कप है ना, कप दिख रहा है, अच्छा कप है, इस कप का रिलेशन या फिर सूप बॉल कह सकते हो, सूप बॉल का जो रिलेशन है वो किससे होगा? तो भाई इसको ये या खाने की थाली, तो ये ऑप्शन डी से होगा। चम्मच से होगा नहीं, इन सब से तो होगा नहीं, है ना। तो किससे हो गया? 17 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 12 6 3 9 3 12, इन सब का सम जो है बेटा वो 24 आएगा।
12 6 3 3, इनका सबका सम 24 आएगा, तो वो आ गया। उसी प्रकार से इन सबका सम करो तो 2 1 3 7 3 10 10 10 20, तो नेक्स्ट जो आएगा बेटा उसके अंदर 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा, यानी कि ऑप्शन डी, 18 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। ये आपका एक तरह से वहाँ जहाँ पर चिट्ठी डाली जाती है वो है, क्या है? जहाँ चिट्ठी डाली जाती है, बॉक्स है ना, पोस्ट ऑफिस में आपका होता है कि चिट्ठी डालने वाला एक बॉक्स होता है। तो चिट्ठी डालने वाले में क्या किसका रिलेशन? एक चिट्ठी से है। उसी प्रकार से एक कंप्यूटर है, तो इसका रिलेशन किससे हो जाएगा बेटा? एक कंप्यूटर है, या फिर कह सकते हो कि टीवी है, तो इसका रिलेशन किससे हो जाएगा? इसका रिलेशन हो जाएगा सैटेलाइट से, कह सकते हो, है ना। सैटेलाइट कह सकते हो, इस तरह से ये सैटेलाइट का सिंबल है, कह सकते हो ना, कि भाई आप कोई भी न्यूज या फिर वो देखते हो तो ये सैटेलाइट के थ्रू ही आपको मिलती है ना, डायरेक्ट आपके पास नहीं आती है। चलिए, तो ये हो गया। ये फूल पत्ती है, उसका रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका कोई सूटकेस है, ये तो आपका खेलने वाला है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये फिगर है, इस फिगर का रिलेशन इससे है। तो यहाँ देखो बेटा, ये आपका मिरर इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक मिरर इमेज बन रहा है ना। यहाँ इसका एक मिरर इमेज बन रहा है, तो इसका भी आप क्या करोगे? एक मिरर इमेज बना दोगे। तो मेरे मिरर इमेज बनाओगे तो ये वाला जो लाइन होगा सबसे पहले आ जाएगा, और ये ऐसे, और एक तीर आपका ये ऊपर होगा, है ना। तो इस तरह का फिगर कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? इस तरह का फिगर अगर देखा जाए जहाँ तीर इस तरह से है, यहाँ साइड में है, तो यह भी नहीं है खत्म, यह भी नहीं है, यह भी खत्म। अच्छा, ये भी नहीं, तो नीचे आ गया, यह भी नहीं है, बचा क्या? ऑप्शन बी। इसमें देखो तीर बेटा, एक ऊपर है एक इस साइड है, यानी कि ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फिगर का मिरर इमेज जो होगा एग्जैक्ट, ये ऑप्शन बी होगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। पार्ट 6 पर आते हैं। पार्ट 6 क्या है आपका? इसमें फिल करना है आपने, है ना, कि कौन इसमें आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ से अब मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, सॉरी। एक बॉक्स बन गया, ये देखो। ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है आपको? 21 का अगर ध्यान से देखो तो ऐसा फिगर जो इसमें फिट होगा, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए 22 का देखते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो 22 नंबर के क्वेश्चन को अगर ये पूरा मैं फिल करने की कोशिश करूं, है ना। सॉरी, देखो ये हो गया। इस तरह का फिगर कहाँ देखने को मिल रहा है? यानी कि 22 का अगर मैं देखूं तो 22 का ये ये फिगर जो है सबसे परफेक्ट मैच हो रहा है, तो सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन को देखता हूँ। 23 नंबर में सेम वही करना है बेटा, एज इट इज ऐसा फिगर ला करके इसमें रखना है। तो काफ़ी आसान है ये। तो 23 का बी जो दिख रहा है वो सबसे एक्यूरेट है। चलिए इसमें अगर हम फिल करें 24 नंबर के क्वेश्चन में, 24 को अगर इसमें रखें, अगर इस फिगर को, ऑप्शन ए, इस फिगर को बेटा इसमें अगर ये देखो, दिखा? सेम ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है? सिर्फ ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के पार्ट पर। मिरर इमेज होता है, बहुत ही आसान होता है। ये देखिए, इसका मिरर इमेज आपको देखना है, तो तीर का डायरेक्शन किधर है बेटा? इस डायरेक्शन में है। इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो इसका डायरेक्शन तीर का ये डायरेक्शन हो जाएगा, ऐसे होगा। तो सबसे पहले ऐसा डायरेक्शन देखिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बचा क्या? ऑप्शन डी, तो डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 26 नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं। 26 नंबर के क्वेश्चन में मिरर इमेज है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना बेटा, ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो ये ऐसे बनेगा। कैसे? ऐसे बनेगा, है ना। तो इसका डायरेक्शन भाई, कौन कौन से फिगर? इसमें तो है नहीं, इसमें है बट ये देखो ये ऊपर चला गया है, कोई मतलब नहीं है ना। और इसमें देखो ये, इसमें तो है, इस डायरेक्शन में तो है बेटा, बट ये देखो ये यहाँ आ गया है, यहाँ आना पॉसिबल ही नहीं है, तो बचा क्या? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका 26 का।
ए। आगे बढ़ते हैं, ये वाटर इमेज है बेटा। वाटर इमेज में चीज़ें क्या होती है, पलट जाती हैं। तो ये जो आपका एम दिख रहा है वो डब्लू की तरह हो जाएगा, और ये जो डब्लू है वो एम की तरह हो जाएगा, और ये जो एम है ये डब्लू की तरह हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, डब्लू एम डब्लू, 27 का डब्लू एम डब्लू, ठीक है, डब्लू एम डब्लू, है ना। ये देखो, देखो अगर ध्यान से तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो एम देख रहे हो ना बेटा, ये एम पूरा इसके नीचे बराबर है, और ये हमारे क्वेश्चन में एम पूरा नीचे तक नहीं है, यहीं तक है बेटा, इसलिए ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। बी, 27 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा माइन्यूट सी चीज़ें देखना होता है। ये देख, ये आपका जो ये दिख रहा है ना बेटा, ये इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे रहेगा, हाँ। अब ऐसे डायरेक्शन में कौन है बेटा, सबसे पहले उनको देखिए, ये नहीं है ख़त्म मारिए, ये नहीं है ख़त्म मारिए, है ना। तो सबसे पहले जो बनेगा फिगर इसी का बनेगा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 8 नंबर पर आते हैं, पेपर फोल्डिंग। काफ़ी मज़ेदार ये और सेक्शन होता है। एक सर्किल है, सर्किल को आधे पर से मोड़ दिया गया, फिर उस सर्किल को बेटा यहाँ से था, फिर उसको यहाँ से फोल्ड कर दिया गया, ठीक है। फोल्ड करने के बाद यहाँ डॉट लगाया गया है ना। अब ये जब खुलेगा ना बेटा, तो एक डॉट तो आपको यहाँ मिलेगा, है ना, एक डॉट यहाँ मिलेगा, और ये जब पूरा खुलेगा तो इसी के बराबर एक डॉट यहाँ को मिलेगा, है ना, इसी के बराबर एक डॉट यहाँ को मिलेगा। अगर मैं 29 का देखूं तो 1 2 3 4, एक एक 2 3 4, ये देखो ऑप्शन डी। इतना डॉट तो होगा ही नहीं, 4 डॉट, यहाँ तो ऊपर कोई डॉट जाएगा ही नहीं बेटा, खत्म, ये भी ऊपर नहीं जाएगा, खत्म। तो बड़ा क्लियर था इसका आंसर, ऑप्शन डी। 30 नंबर में आइए देखते हैं। 30 नंबर में क्या है कि भाई एक बड़ा सर्किल है, उसके अंदर एक उल्टा करके, सॉरी ट्रायंगल है, अंदर उसके एक उल्टा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा गया है। अब इसमें क्या किया गया, फोल्ड किया जा रहा है, सबको इक्विलेटरली ऐसे ऐसे आधे आधे पर से फोल्ड किया जा रहा है। फोल्ड करने के बाद बीच में क्या किया, छेद किया गया। अब जब इसको ओपन किया जाएगा बेटा, तो यहाँ भी होल मिलेगा, यहाँ भी होल मिलेगा, और यहाँ भी होल मिलेगा। तो कुछ यूं इस प्रकार का होल देखने को मिलेगा। तो अगर आप ओपन करोगे तो 1 2 3 4, है ना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 30 का बी, है ना। ये देखो सेम उसी प्रकार का, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 31 नंबर पर देखते हैं। आपका एक यहाँ पर पेंटागोन है, पेंटागोन को आधे पर से मोड़ दिया, ठीक है। मोड़ने के बाद फिर यहाँ से एक फोल्ड मारा गया बेटा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब एक यहाँ कट मारा गया है, एक यहाँ कट मारा गया है ना, एक यहाँ मारा यहाँ। अब जब ये ओपन होगा तो सबसे पहले तो एक कट तो यहाँ तो होगा ही होगा, है ना, और ये जब एक बार और जब ये खुलेगा, एक कट आपका यहाँ होगा, क्योंकि भाई ये कट यहाँ लगा है तो वो कट यहाँ भी आएगा, है ना। अब ये कट जो यहाँ पर मारा गया है, जब ये पूरा ओपन होगा तो वो कट यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ कौन कौन सा फिगर है, खत्म, खत्म, इतना बड़ा कट तो नहीं है, खत्म। बचा क्या, ऑप्शन सी, तो सी हो जाएगा कट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग को आधे पर से फोल्ड किया गया, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से फोल्ड मारा गया और यहाँ से फोल्ड मारा गया, है ना, ठीक है। फोल्ड मारने के बाद एक यहाँ कट मारा गया। अब ये जो है, अब यहाँ से जो ये फिगर बनेगा कुछ, ये कट से ये फिगर बनेगा, है ना, इस कट से। और पहले तो ये देखो इस तरह का स्क्वायर का, इसमें नहीं है, खत्म, इसमें नहीं है, खत्म। ए और बी में कोई हमारा चांस है, किसी एक में होगा, है ना। 32 का अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ कट मारा गया, इसको ओपन करेंगे तो ये कट यहाँ हो जाएगा। यहाँ कट मारा गया है, इसको ओपन करेंगे, ये कट यहाँ हो जाएगा, है ना, ये कट यहाँ हो जाएगा। जब इसको पूरा खोल के इधर लाओगे तो एक कट यहाँ मिलेगा, और इसको पूरा जब खोलोगे बेटा, इसको अगर पूरा खोलोगे तो एक कट यहाँ मिलेगा। अब देखो ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है, चारों साइड पे कट,
इसमें चारों नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर है बेटा, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के पोर्शन पर, पार्ट 9 पर। ये भी काफ़ी आसान सेक्शन है, इसमें ऐड करना होता है, सबको चिपकाना होता है। चिपकाने के बाद देखते हैं कौन सा एक प्रॉपर फिगर बन रहा है। तो चलिए 33 को अगर हम देखें तो 33 का अगर हम ऐड करें सबको, जहाँ जहाँ जो जो जैसे है उसको अगर चिपका दें तो ये फिगर बन जाएगा बेटा, है ना। 33 का बी, ये फिगर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन को। 34 नंबर में ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अगर यहाँ फिट कर दिया जाए, यहाँ, है ना, और इस वाले पोर्शन को बेटा यहाँ रख दिया जाए, तो आपका बड़ा मज़ेदार सा सर्किल बन जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 34 का डी, है ना। डी बड़ा आराम से हो जाएगा। चलिए 35 को देखते हैं। 35 नंबर में अगर देखा जाए, ये वाला जो पोर्शन है वो तो यहाँ फिट हो जाएगा, और ये जो आपको दिख रहा है ये हाफ सर्किल, ये यहाँ हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है। तो 35 का अगर मैं बताऊं तो 35 का ए ही हो जाएगा करेक्ट, ए हो जाएगा, पेंटागन बन जाएगा, मज़ेदार। चलिए 36 नंबर को देखते हैं। 36 नंबर काफ़ी आसान है। आसान क्या है इसमें कि भाई इसको और इसको, है ना, 36 वाले में अगर देखें तो क्या कर देना है आपको कि ये है, इसको ला करके इस बीच में यहाँ पर रख दो। ये जो है इसको ला करके यहाँ पर अगर आप फिट करोगे तो आपका एक फिगर बनेगा कुछ। अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो लेट मी क्रिएट, ऐसे ऐसे, सॉरी, ऐसे, ये बन गया ये, और ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये इस पार्ट को अगर इसमें भर दोगे तो ये बन गया, है ना, ये बन गया कुछ इस तरह का। तो इस तरह का पार्ट बन गया, यानी कि ऑप्शन 36 का अगर देखें तो इस तरह का कौन सा दिख रहा है बेटा? 36 का सी, सी दिख रहा है। 36 का सी दिख रहा है, तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पलट दीजिए भाई, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा। चलिए 36 का सी। अब आते हैं लास्ट वन, क्या है जो इनबिल्ड है बेटा, है ना, जो छिपा हुआ है उसको देखते हैं। तो ये 37 नंबर को अगर मैं देखूं तो 37 नंबर किस में इनबिल्ड है? यहाँ देखो, ये सर्किल है, एक लाइन गई हुई है, ये भी लाइन मिल रही है यहाँ से, ये भी मिल रही है, और ये डॉट भी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर पे आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन में क्या है? जेड खोजना है, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे और सर्किल चाहिए। 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, इसमें भी है इसमें भी है, बट ये सर्किल नहीं है बेटा, चपटा कुछ सर्किल दिख रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें जो सर्किल है बेटा, ये देखो जेड, यहाँ जेड है पर 2 लाइन नहीं दिख रही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 39 नंबर को देखते हैं। 39 नंबर में कहाँ है? 39 नंबर को अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये पार्ट आपको देखना है, ये, है ना, ऐसा पार्ट, ये थोड़ा कर्व है बेटा। इसमें क्या है? ये तीर है लेकिन कर्व नहीं है, खत्म। इसमें भी कर्व नहीं है, खत्म। इसमें भी ये देखो कर्व नहीं है, सीधा सीधा है, खत्म। तो ये हमारा यहाँ देखो कर्व मिल गया एक, यानी कि यही बचा भी है, यही ऑप्शन भी होगा। और देखो ये नीचे वाला भी यहाँ देखो ट्रायंगल मिल रहा है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 14 नंबर का देखते हैं। 14 नंबर में क्या है? एक फ्लैग है, बीच में सर्कल है। तो सबसे पहले तो फ्लैग खोजें आप, और फ्लैग में एक सर्कल खोजें। ये देखिए, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, यह एक आपका फ्लैग हो गया, है ना, ये फ्लैग हो गया, ये हो गया आपका सर्कल, और इसके बीचों बीच से हो गई एक आपकी ऐसे लाइन। तो 40 का डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब आते हैं मैथ्स के सेक्शन पर। आपका मेंटल एबिलिटी का सेक्शन हो गया, अब मैथ्स के सेक्शन को देखते हैं और फिर करते हैं। हाँ तो क्या है? अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। इच साइड ऑफ, अच्छा सेम एरिया है बेटा दोनों का, ठीक है। इस साइड ऑफ द स्क्वायर मीजर्स, और स्क्वायर का जो प्रत्येक साइड है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर का है। एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है उससे आगे?
12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ। ये चीज देखो, दोनों का एरिया इक्वल है बेटा, और स्क्वायर का साइड दे रखा है, तो स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वर्ग या स्क्वायर, इसका एरिया निकालो क्या हो जाएगा 24 इंटू 24, है ना भाई, एरिया का फार्मूला है, तो कितना आ जाएगा 576, है ना। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्ग का जो एरिया है वही एरिया रेक्टेंगल का भी है, तो क्या आप L इंटू बी यानी कि आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसके जगह 576 लिख दोगे, ठीक है। L की वैल्यू बेटा इसमें दे रखा है, एल निकालना है ना, रेक्टेंगल का एल निकालना है, तो L इंटू बी की वैल्यू दे रखा है बेटा 12 इक्वल टू 576, तो L इक्वल टू 576 बटा 12, और जब इसे बेटा आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा, यानी कि लंबाई, रेक्टेंगल की लंबाई कितनी निकल करके आ गई बेटा, रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो 48 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी हो गया करेक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच द यूनिट डिजिट इज 22, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बेटा, 1 2 3 4, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। यूनिट डिजिट क्या कह रहा है, 2 होना चाहिए, तो भाई यूनिट डिजिट को 2 कर दो, बस यही हो गई आंसर, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी। सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में पूछा है कि 2 होना चाहिए बस, तो 2 कर दिया मैंने। In a train, 70% of passengers are men and 18.5 are women. If there are 150 children in the train, find the number of men. अच्छा एक चीज आप देखो, इस क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका है। आदमी कितने हैं, 70 हैं, ठीक है। 18.5 कितनी है, औरतें हैं, तो ये बताओ आदमी और औरत को मिला करके टोटल कितने हो गए। आदमी और औरत को अगर मैं मिला लूं तो दोनों मिल करके देखो, ये मेन प्लस वुमेन, ये मिलाकर के कितने हो गए 88.5%, 88.5%, है ना। अच्छा बाकी के इसमें क्या है, बाकी के बच्चे होंगे, तो 100 में से आप जब माइनस करोगे 100% में से, तो ये बच्चों का परसेंटेज निकल जाएगा, कि नहीं निकल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 11.5%, ये बच्चों की संख्या है ना। और क्या आपके नंबर्स में दे रखा है कि बच्चों की संख्या 115 है, यानी अगर मैं ये कहूं कि 11.5% की वैल्यू दे रखी है 115, 115 लोग यानी 115 बच्चे। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, देन फाइंड द मैन, तो ये पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या कितनी है, कितनी पुरुषों की संख्या पूछ रही है, 70% की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि आपके पास एक ट्रिक है, तो जिसका पूछता है उसको ऊपर लिख देते हैं, तो जिसका पूछ रहा है 70% ऊपर पूछ रहा है, 70% की वैल्यू ऊपर लिख दीजिए। किसका दिया हुआ बेटा, आपका 11.5% की वैल्यू दी हुई है, उसको नीचे रखिए, और कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा 115, तो 115 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको काटोगे पीटोगे बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 7, ये इसी से कट जाएगा, तो एक कटेगा आपका 10 टाइम्स में 11.5 को 115 जब काटोगे तो 10 टाइम्स में यानी कि 700 आ जाएगा, है ना। यानी आदमियों की ये जो 70 जिसकी निकालनी थी ऊपर रखा था, उसकी वैल्यू आ गई 700, उसकी वैल्यू आ गई बेटा 700, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान था क्वेश्चन। इन 5 4 3 8 7 इफ 4 and 5 आर इंटरचेंज, तो सबसे पहले तो बेटा नंबर लिखो, काफी आसान है, इसमें बता देता हूं जल्दी जल्दी। 5 4 3 8 7 है, इंटरचेंज करना है, 4 और 8 को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, तो 5 8 3 4 7 ये इंटरचेंज करना था। और क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस निकालना है बेटा, है ना, डिफरेंस निकालना है। तो ये देखो, ये वाला जो इंटरचेंज करने बाद ये जो नंबर मिला ये सबसे बड़ा नंबर है, और ये छोटा नंबर था, तो अब इसको क्या करो यहाँ ला करके माइनस कर दो, तो माइनस करोगे 5 4 3 8 7, 0 14 में 60 गया 6, और ये 12 12 में 3 गया 9, और यहाँ आपका है 7 में 4 गया 3, और यहाँ 0, यानी 3960, 3960 ऑप्शन बी, ये डिफरेंस आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 37,
कौन सा इसमें है जो 37 का मल्टीपल नहीं है। तो इसको सबसे पहले पता करने के लिए बेटा 37 से सब में डिवाइड कर दो। 37 से जब सब में डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन 37 का मल्टीपल है और कौन नहीं है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको आंसर पता चलेगा कि ये जो 199 है ये 37 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो ये मल्टीपल नहीं है, जो डिवाइड नहीं होगा वो मल्टीपल नहीं है, तो आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये 111 भी 37 से डिवाइड हो जाएगा, 555 भी हो जाएगा, 333 भी हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इसका क्या निकालना है आपको, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। चलिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, ये 50 है, ये 5 है। जब आप 5/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5/100 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.05 हो जाएगा। और ये 5/1000 को जब डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो 0.005 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबको सम कर दीजिए भाई। सबको जब आप सम करोगे तो ये आपका जो आएगा, ये मान लो मैं थोड़ा सा और जगह लेकर के लिख देता हूँ, है ना। चलिए, अब सबका सम कर देना है। क्या क्या बचा आपका, यहाँ 50 है प्लस 5 है प्लस 0.5 है प्लस 0.05 है प्लस 0.005 है। जब आप इन सबको ऐड करोगे बेटा तो आपका जो आंसर आएगा, है ना, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 55.555। जब आप ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा 55.555, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन। श्यामा सोल्ड हर बाइसिकल टू आर्यन एट द लॉस ऑफ 630। आर्यन यूज्ड इट फॉर 3 months एंड देन सोल्ड इट टू मोहिनी फॉर 4500। If Aryan spent 500 on repairing and made a profit of 300, what was the original cost of bicycle to श्यामा। हिंदी में पढ़ देता हूं मैं आपको। श्यामा ने अपनी साइकिल आर्यन को 630 के नुकसान पर बेची। चलिए, पढ़ते पढ़ते हम क्वेश्चन को बनाते भी हैं, है ना, सॉल्व भी करते हैं। आइए, क्वेश्चन है क्या है, श्यामा। तो सबसे पहले बेटा आप तीनों का नाम लिखो। सबसे पहले क्या आ रहे हैं भाई, श्यामा जी को लिखा जाए। चलिए, मैंने यहाँ श्यामा का नाम लिख दिया। श्यामा ने फिर किसको बेचा, आर्यन को बेचा, तो मैंने यहाँ आर्यन का भी नाम लिख दिया। आर्यन भाई ने किसको बेच दिया भाई, मोहिनी को बेच दिया, है ना। चलिए, मोहिनी, तीनों लोगों का मैंने नाम लिख दिया। चलिए, क्या कह रहा है, श्यामा ने अपनी साइकिल आर्यन को 630 के नुकसान पर बेची। मान लो कि श्यामा ने इसको खरीदा था 100 रुपए में। कितने में, 100 रुपए में श्यामा खरीदा। श्यामा क्या किया, आर्यन को यही साइकिल बेच दिया। बेचा तो उसे नुकसान हुआ, कितने का, 630 रुपए का नुकसान हुआ। इसका मतलब 100 रुपए में खरीदा और 630 में बेच दिया आर्यन को। इसका मतलब उसको नुकसान हुआ, यानी कि जितना में खरीद के लाया था उससे कम में बेचा, उससे कम में बेचा, यानी कि बेचा वो x माइनस 630 रुपए में आर्यन को बेच दिया। x माइनस 630 रुपए में आर्यन को बेच दिया क्योंकि उसको 630 का नुकसान हुआ। अच्छा, आर्यन ने इसे 3 महीना, आर्यन ने क्या किया, इसको 3 महीना चलाया, ठीक है, इस्तेमाल किया, और फिर मोहिनी को 4500 में बेच दिया। मोहिनी को 4500 में बेच दिया। मोहिनी को कितना बेटा बेचा बेटा, 4500 में बेच दिया। यदि आर्यन ने इसकी, अच्छा, आर्यन जब मोहिनी को बेचा उससे पहले साइकिल की कुछ मरम्मत कराई है, और साइकिल की मरम्मत कराने में 500 रुपए का खर्च पड़ा है बेटा। कितना, 500 रुपए का खर्च पड़ा है ना। यानी कि बेचने से पहले आर्यन ने क्या किया, 3 साल चलाया था तो साइकिल पुरान हो गई, टूट गई होगी, तो उसने बेचने से पहले क्या किया, उसकी मरम्मत कराया, साइकिल को बनवाया, है ना, रिपेयरिंग करवाया। तो रिपेयरिंग में 500 रुपया लग गया। अब उसके बाद उसने 4500 में बेच दिया। 4500 में जब बेचा बेटा तो आर्यन को प्रॉफिट हुआ, कितना, 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये तो पहले यहां से देख लो, x माइनस 630 अब प्लस 500 का रिपेयरिंग लग गया। अब इसने बेचा कितना में, 4500 में, जो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए, 4500, जब वो 4500 में बेचा तो 300 का उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये बताओ, प्रॉफिट 300 का हुआ, कितना में बेचा था, 4500 में, यानी कि 4500 माइनस
x माइनस 630 प्लस 500। भाई 4500 में से जब आप इतना पूरा घटाओगे तो 300 आना चाहिए, क्योंकि 300 का प्रॉफिट हो रहा है, विक्रय माइनस क्रय। तो ये 300 इजकल टू 45 माइनस, और ये जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा 630, और ये माइनस हो जाएगा 500। क्या हो जाएगा? माइनस 500 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको आप सॉल्व कर दो। 300 इजकल टू, अब आप इसको 4500 माइनस एक्स प्लस 130, है ना। जब आप यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो चलो ठीक है, निकाल ही देते हैं। तो अगर मैं इसको क्या करूं कि x को यहीं छोड़ देता हूं, या फिर मैं x को इस साइड लेके आता हूं। x को मैं इस साइड लेकर के आ गया, और ये 300 को मैं इधर लेकर के आ गया, है ना। तो x के आगे माइनस है, जब इस साइड लेकर के आओगे तो प्लस हो जाएगा, और 300 को इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4500 प्लस 130 माइनस 300। और जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, तो आपका जो x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी, अगर मैं सॉल्व करूं, ये आ जाएगी 4330। 4330 433, हाँ ठीक है, 130, ठीक है, 4330 ये वैल्यू आ जाएगी 433। हाँ, ये वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4330। और आपने एक्स को क्या माना था बेटा? एक्स को माना था श्याम ने जब इसको खरीदा था 100 रुपए में। एक्स क्या माना था आपने? श्याम का क्रय मूल्य, कि भाई श्याम कितने में खरीद के लाया, तो 100 रुपए में खरीद के लाया था, तो एक्स की वैल्यू निकल गई 4330। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा करेक्ट, 47 का बी। चलिए, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था, है ना। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर में। व्हेन 132 इज एक्सप्रेस इट्स सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब 1.32 को इसके सरलतम भिन्न रूप में लिखा जाता है तो अंश और हर में अंतर कितना है? तो भाई चलिए सरलतम रूप में लिख देते हैं इसको। क्या है? 1.32 है बेटा। सरलतम फॉर्म में लिखना है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात कर रहा तो अपन 100। अब इसको काटना शुरू कर दीजिए। काटना अगर शुरू करोगे आप तो 4 से काटो, 4×3 = 12, 4×3 = 12, और 100 को जब 4 से कट करोगे, 4×2 = 8, 4×5 = 20, यानी कि 33/25। और 33/25, अब इससे और ज्यादा ये सिंपलिस्ट नहीं हो सकता। अब क्या करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाल लो। तो 33 में से 25 को जब घटाओगे तो 8 आ जाएगा। 33 माइनस 25 करोगे तो 8, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर के बीच का अंतर कितना आ रहा है बेटा? 8 आ रहा है। ऑप्शन देखिए भाई, क्या है? ऑप्शन 8। ऑप्शन 8 आ गया आपका करेक्ट आंसर बी। चलिए, एट हाउ मेनी पॉइंट्स कैन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट। कह रहा है कितने दो समांतर रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। पहली बात यह कि दो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो 0 यानी कि 0 इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, कितनी बार करेंगे? 0 बार करेंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती हैं बेटा। तो हो गया 0। चलिए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन विच 12 कैंडीज एंड 24 पेन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अच्छा, 12 कैंडी है और 24 पेन है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? बच्चों में। तो मैक्सिमम बच्चों की संख्या देखो, जब भी वर्ड आपको मैक्सिमम दिखे बेटा, अधिकतम दिखे, आपका दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए। ये यहाँ HCF की बात कर रहा है। किसकी? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो 12 और 24 का जब आप HCF निकालोगे तो भाई आप HCF 12×2 = 24, यानी कि HCF क्या आ गया? 12 से कट गया, यानी कि HCF आ गया आपका 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रेन होंगे वो क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12 बच्चों में 12 कैंडी और 24 पेन इक्वली इक्वली बांटा जा सकता है। चलिए, 12 हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 2 3 5 आउट ऑफ 8 4 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई इट्स हाफ ऑफ 40। कह रहा है कि 8.43 में से 1.23 घटाकर उसे 40 के आधे से गुणा करने पर परिणाम कितना आएगा? तो भाई करके देख लेते हैं। तो कितने में से? 8 4 3 में से क्या घटाना है? 1.23 घटाना है। 0 4 में से 2 गया 2, 8 में से गया 7,
है ना, ये हो गया 8 में से 1 गया 7। अब ये जो आया इसमें से कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है किसके, 40 के आधे से। 40 का आधा कितना होता है बेटा, 40 का आधा 20 होता है, 40 का आधा 20 होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 0 2 दूना 4 7 दूना 14, 144, 10 2 डिजिट के बाद है 2 2 यानी कि 144 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 52 नंबर पे आते हैं। पिक्टोरियल ग्राफ है, चित्रात्मक आंकड़े में 5 दिनों के एक व्यापारी द्वारा बेचे गए सेब की टोकरियों की संख्या दिखाई गई है। यदि 5 दिनों के बाद व्यापारी के पास अभी भी 125 टोकरियां बची हैं तो उसके पास शुरुआत में कितनी टोकरियां थी। 5 दिन में कितनी टोकरी बेचा ये देख लो। यहां देखो क्या है, 3 4 2 2 2 4, यहाँ 5 और यहाँ 1 है। टोटल 4 7 7 2 9 9 10 15, यानी टोटल उसके पास 15 कितना है टोटल। अगर सबका सम करें तो इसके पास 15 सेब दिख रहा है और एक सेब इक्वल टू है आपका 25। तो यहां से टोकरियों की संख्या निकल जाएगी। एक सेब इक्वल टू 25 टोकरी, तो यहां से आपको टोकरियों की संख्या निकल जाएगी। तो जब यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 375, यानी कि टोटल 5 दिनों में उसने 375 टोकरियां बेचा है। अच्छा, इतना बेचने के बाद भी उसके पास कुछ टोकरियां बच जा रही हैं। कितना बच जा रहा है बेटा, 125 टोकरी बच जा रहा है। तो शुरू शुरू में उसके पास टोटल कितना टोकरी थी, 125 बच जा रहा है। तो 125 को ऐड कर दीजिए, 5 5 10 7 2 9 10 को 0 3 1 4 1 5, यानी कि उसके पास टोटल 500 टोकरियां थी। कितना, 500, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 पे। द 3 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है 3 साइड से। बेटा अगर मैं बात करूं 3 साइड से, 3 साइड से वो क्या है 5 5 मीटर का, 5 5 5, और एक साइड से वो 7 मीटर का है ना, एक साइड से 7 मीटर का है। क्या पूछ, फाइंड इट्स पेरीमीटर पूछ रहा, 5 10 5 15 15 7 22, तो क्या हो जाएगा 22 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का। अ बस लीव्स फ्रॉम बिलासपुर टू रायपुर एट 9:15 AM at a speed of 80 km per hour. If the distance between Bilaspur and Raipur is 140 km, at what time will the bus reaches Raipur? ये चीज देखो, एक बस है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है बेटा, है ना, और सुबह 9 बजे वो 9:15 पर बिलास से रायपुर के लिए निकल जाता है, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा वो दे रखी है 140 किलोमीटर। तो ये देखो आपकी टोटल कितना समय लग रहा है बिलासपुर से रायपुर तक पहुंचने में। तो भाई समय पूछ रहा है टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 140 किलोमीटर, किस स्पीड से चल रहा है 80 की स्पीड से चल रहा है। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 चौको 8 2 सत्ते 14, तो यानी कि 7/4, ये हो गया बेटा घंटा। ये आवर में, समय आवर में निकल गया। लेकिन हमें क्या कर देना इसको मिनट में, चलिए हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 से काटेंगे जब इसको, 15 चौका 60, और 15 का जब 7 में मल्टीप्लाई करोगे 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 मिनट हो गया बेटा। अब 105 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा, तो इसमें से 60 निकालोगे 60 मिनट तो 1 घंटा हो जाएगा। बचेगा कितना 60, यानी कि बचेगा 60 45, तो यानी 45 मिनट बचेगा। 1 घंटा 45 मिनट, है ना, ये हो गया मिनट, है ना, इतना समय लग रहा है। सुबह कितने बजे चला है 9:15 पे, है ना। तो भाई पहुंचेगा कब, 1 घंटा उसमें और ऐड कर दीजिए भाई, तो 9 1 10 हो गया, और 45 मिनट और ऐड कर दीजिए, और 15 यहाँ लेडी है, तो ये हो गया 11 बजे। सुबह 11 बजे वो पहुंच जाएगा, सुबह 11 AM सुबह, है ना, यानी कि 54 का ए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अरेंज 1/2 1/3 एंड 1/4 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है बेटा। आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर आपका अलग अलग है, इस स्थिति में नीचे डिनोमिनेटर का जो सबसे बड़ा होता है तो वो सबसे छोटा होता है। अगर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो वो सबसे छोटा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो अब रो, यानी कि सबसे बड़े को आगे करना है।
तो सबसे बड़ा क्या है भाई? अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो 1/2 है, सबसे बड़ा 1/2 आगे रहेगा, फिर 1/3 रहेगा, फिर 1/4 रहेगा। तो ग्रेटर कौन सा है? अगर इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा पहले, फिर 1/3, फिर 1/4, तो 55 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा भाई बी, यानी कि सबसे बड़ा कौन? 1/2, फिर उससे छोटा 1/3, फिर उससे छोटा 1/4। चलिए ऑप्शन हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन फेब्रुअरी 2057? ये देखो 2057 क्या है? लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है? तो बेटा अगर इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, और लीप ईयर नहीं है इसका मतलब ये हो गया, अगर ये लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसमें फरवरी का महीना जो होगा 28 का होगा। तो फरवरी कितने का? 28 का होगा, 56 का ए। कन्वर्ट 25 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब इनटू हेक्टोलीटर। पहली बात तो ये चीज देखिए, ये आपका मेजरमेंट के चैप्टर का है, तो 25 क्यूबिक मीटर है। एक क्यूबिक मीटर में, एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। क्या होता है? 1000 लीटर। 25 क्यूबिक मीटर है, 25 क्यूबिक मीटर है, इसका मतलब 25,000 लीटर हो गया। अब इसको हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें? हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर, है ना? डेका हेक्टो किलोलीटर, यानी कि किलो ये जो लीटर है, इस लीटर को आपने कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्टोलीटर में। तो आपका जो लीटर, मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो, यानी कि लीटर से कितना आगे जाना पड़ रहा है? लीटर से अगर हेक्टोलीटर तक आपको पहुंचना है तो 2 स्टेप आपको जाना पड़ रहा है ना? लीटर डेका हेक्टो, तो यानी कि इसमें बेटा आप 100 से अगर डिवाइड कर दोगे, कितना से? 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये हेक्टोलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 से 2 जीरो खत्म, यानी कि 250 हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर, है ना? 250 हेक्टोलीटर, यानी कि ऑप्शन आपका आ गया 57 का सी। सॉल्व इट, इसको सरल करना है, तो सरल करना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले तो ये देखो, इसको 4 से 4 खत्म करो, 3 से ये खत्म करो, 5 बचा, यहाँ 5 है ना? इस पूरे को सॉल्व किया आपने, 5 आ गया। अच्छा इसको सॉल्व करें, 5 का 5 4 9, तो 9/5, यानी कि 980, 9/5, तो 5/9, तो इसको कट करो, यानी कि इसको सॉल्व किया, आ गया 5, है ना? जैसे ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 15, 15 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये हो जाएगा 5, यानी कि इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? 5। चलिए ये 5 और ये 5, दोनों 5 मिल करके कितना हो गया बेटा? 12 होल 1/2 माइनस 5 5 10 हो गया। अब 12 होल 1/2 में से 10 को जब माइनस करोगे ये हो जाएगा 2 होल 1/2, ये इतना आएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए काफी आसान था ये सॉल्यूशन। एक्सप्रेस 5 करोड़ 5,72,050 इन न्यूमेरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। 59 का देखना है, तो काफी आसान है बेटा। 5 करोड़, तो 5 करोड़ आप यहां लिखो, 5 करोड़, 5 करोड़ 5 लाख, 5 करोड़ है 5 लाख, इट मीन्स आपका 05, 5 लाख हो गया, 5 लाख 72,000, कितना? 72,000, 972,000, तो ये हो गया आपका 72,000, और क्या लिखा है? 72,050, तो जीरो, ये हो गया आपका 50। ये ऐसा देखो कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन 5,000 ठीक, 5572005, ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो भाई कैसे निकलेगी? काफी आसान है। तो एक्स की वैल्यू क्या है? आपको पता है कि ये एंगल और ये तीनों मिल करके एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी कि लीनियर पेयर बना रहे हैं। और बेटा जब तीनों एंगल मिल करके एक पूरा सीधी लाइन बना रहे हैं,
इसका मतलब कि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आसान है। तो यानी कि x प्लस 40 प्लस 60 प्लस 2x माइनस 25, ये पूरा तीनों एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है भाई, यहाँ 2x है, यहाँ एक x है, तो टोटल हो गया ये 3x, ये 40 और 60, तो ये हो गया 100, 100 में से 25 गया तो ये हो गया 75 इक्वल टू 180। 3x इक्वल टू 75 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 75, यानी कि 3x इक्वल टू 105। x इक्वल टू 3 3 9, 3 5 15, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गई, 35 डिग्री आ गई। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब मैथ्स का सेक्शन हमारा खत्म होता है, अब आते हैं हम अपने लैंग्वेज के सेक्शन पे, जो कि हमारा इंग्लिश सबसे पहला लैंग्वेज होता है। चलिए करते हैं फर्स्ट पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी पीते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। White blood cells protect our body from external invaders, just as soldiers guard a fort. These invaders includes harmful elements like virus, bacteria, and other microorganisms that threaten our health. White blood cells are produced in the bone marrow, where their constant production is crucial because some white blood cells have a lifespan of less than a day. They also produce antigens and antibodies, which play vital role in strengthening the immune system. Once formed, an antibody lasts a lifetime, identifying specific harmful agents and acting as a shield against them. Although white blood cells make up only 1% of total blood, their deficiency can lead to vulnerability against diseases, weakening the body's defense and reducing its ability to fight infections effectively. चलिए आते हैं क्वेश्चन करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर कंपेयर टू व्हाट इन द पैसेज? किससे कंपेयर किया जा रहा है बेटा? तो वह एक सोल्जर से कंपेयर किया जा रहा है, जैसे कि एक किले की तरह हमारे शरीर की मदद करता है। Which of following is considered an invader for the body? वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ द एबव। 62 का डी, ये सभी को इन्वेडर कहा गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या होता है बेटा, है ना? टू सर्कुलेट ब्लड, टू एक्ट एज प्रोटेक्टिव शील्ड बाय आइडेंटिफाइंग एनिमीज। तो एंटीबॉडीज क्या करता है? टू एक्ट एज प्रोटेक्टिव शील्ड, ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, आइडेंटिफाई एनिमी को आइडेंटिफाई कर करके। ऑप्शन 63 का हो जाएगा बेटा ए। What is the life span of white blood cells? 1 week, 1 year, lifetime, less than a day. तो 64 का क्या है बेटा? 64 का आपका है ऑप्शन लेस देन अ डे, एक दिन से कम भी उनका लाइफ स्पैम होता है ना, एक दिन से कम होता है उनका लाइफ स्पैम। चलिए आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। दे प्रोड्यूस एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, ये दे क्या है? सब्जेक्ट है। ये एंटीजेंस और एंटीबॉडीज क्या है? ऑब्जेक्ट है बेटा। इनको प्रोड्यूस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? दे, यानी कि दे प्रोड्यूस, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये बचा क्या? प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस आपका जो हो जाएगा ये वर्ब, क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? वर्ब। ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। Passage 2. Eid ul-Fitr is a significant festival in Islam. Celebrated with joy and unity after the holy month of Ramadan. During Ramadan, followers of the Islam observe a daily fast known as the Roja, from the sunrise to sunset, practicing self-control, discipline, and compassion for others. Eid ul-Fitr
also called the sweet Eid, marks the end of Ramadan and symbolizes happiness and brotherhood. On the morning of Eid, people come together as a community to offer a special prayer. They greet each other by saying Eid Mubarak and share traditional sweets like sevai. This day also hold special importance for zakat or charity, where people give to help those in need. Eid ul Fitr spread a message of love, generosity, and community spirit, emphasizing compassion, unity, and service to others. ईद उल फितर इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजन? इस्लाम का है। किसका बेटा? इस्लाम का है। वेन इज द फेस्टिवल ऑफ ईद उल फितर सेलिब्रेटेड? कब किया जाता है? आफ्टर क्रिसमस, आफ्टर रमादान। कब किया जाता है? आफ्टर रमादान। ऑप्शन डी। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ईद उल फितर? ईद ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ जॉय, स्वीट ईद। क्या कहा जाता है? स्वीट ईद। 68 का डी। स्वीट ईद भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन जो इनका जो स्वीट होता है, सेवई जो बनता ही बनता है, इसलिए इसे ईद उल फितर को स्वीट ईद भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ जकात? जकात का सिग्निफिकेंट क्या है बताना? टू हेल्प द वेल्दी, टू असिस्ट द नीडी, टू सपोर्ट द रिलेटिव्स, टू डिस्ट्रीब्यूट मनी इन द फैमिली, है ना। टू असिस्ट द नीडी, जिनको जरूरत है उनको मदद करना, उनको असिस्ट करना, है ना, उनकी सहायता करना। जकात का यही मतलब था। इन द सेंटेंस पीपल कम टुगेदर एज अ कम्युनिटी टू ऑफर अ स्पेशल प्रेयर, व्हाट इज द सब्जेक्ट? यानी पीपल किसके बारे में बात किया जा रहा है बेटा? किसके बारे में? है ना, द पर्सन टॉकिंग अबाउट हुम, है ना, किसके बारे में बात किया जा रहा है? पीपल कम टुगेदर एज ए कम्युनिटी टू ऑफर ए स्पेशल प्रेयर। कौन आ रहे हैं साथ में? पीपल ऑफ पीपल, है ना, सेम कम्युनिटी के। तो ये हो गया जो आपका जो 70 में जो सब्जेक्ट पूछ रहा है 70 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें जो हो जाएगा बेटा पीपल। पीपल आपके सब्जेक्ट हैं क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है कि भाई इनको ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ आते हैं कम्युनिटी के लोग और एक स्पेशल प्रेयर करते हैं। कौन करता है? लोग करते हैं, पीपल करते हैं। कौन करता है? पीपल करते हैं। क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। कौन करते हैं? पीपल करते हैं। दैट्स व्हाई पीपल इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस द पर्सन हु इज डूइंग समथिंग, द पर्सन हु इज डूइंग वर्क, दैट इज सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पीपल क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं, यानी कि प्रेयर करने जा रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट। पीपल हो जाएंगे सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं पैसेज 3 पर। The orange is a nutritious and delicious fruit whose juice can be extracted and enjoyed. Orange provide coolness to the body and happiness to the mind. Its specific name is Citrus sinensis, and it contains an abundant amount of vitamin C. The citric acid present in oranges helps relieve urinary and kidney disease. Oil is extracted from the orange peels, and applying this oil on the skin keeps mosquitoes away. In Mathili, it is known as Samtola, and in Tamil, it is called Aranju. Aranju. Orange juices mixed with honey is beneficial for heart patient. In India, oranges are primarily cultivated in Maharashtra, Madhya Pradesh, Assam, Rajasthan, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, and Karnataka. Maharashtra produces the highest yield, accounting for 40% of India's orange production. Wow! महाराष्ट्र में सबसे अधिक ऑरेंज प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन होता है उसका, जो कि पूरे इंडिया का 40% वहीं से आता है। चलिए इस पैसेज को हमने पढ़ लिया। लेट्स डू क्वेश्चंस। 71। What is the scientific name of orange? क्या? साइट्रस सिनेंसिस। क्या था? साइट्रस सिनेंसिस था। और अगर आपको पैसेज में देखना है, यू कैन सी इट।
साइट्रस, वेयर इज इट? साइट्रस, साइट्रस, साइट्रस मैंने कहाँ पढ़ा? हाईएस्ट यील्ड मिजोरम प्राइमरी अकॉर्डिंग टू द ऑयल इज एक्सपेक्टेड, ऑरेंज प्रोड्यूस कोलिनेशन बॉडी हैप्पीनेस माइंड। ये देखो साइट्रस सिनेसिस है ना, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइट्रस सिनेसिस है ना। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। तो साइट्रस सिनेसिस हो गया साइंटिफिक नेम इसका। विच विटामिन सी एविडेंट इन ऑरेंज? ऑरेंज में कौन सा विटामिन पाया जाता है बेटा? कौन सा विटामिन पाया जाता है ये बताइए आप। तो कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन सी पाया जाता है ना, विटामिन सी पाया जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑरेंज ऑयल? ऑरेंज ऑयल का पर्पज क्या होता है? फॉर स्किन क्लीनिंग, फॉर फ्लेवर, फॉर सीड एक्सट्रैक्शन, फॉर मॉस्किटो प्रिवेंशन। तो ऑरेंज ऑयल का यूज किस लिए किया जाता है बेटा बताएं? 73 का क्या होता है? फॉर मॉस्किटो प्रिवेंशन के लिए, मॉस्किटो से बचने के लिए ऑरेंज ऑयल का यूज करते हैं ताकि मॉस्किटो भाग जाए, कटे ना, हमें काटे ना, है ना। इन विच स्टेट 74 नंबर ना, ओके। इन विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज इन इंडिया? इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट जो सबसे अधिक ऑरेंज का प्रोडक्शन करता है? डेट इज महाराष्ट्र बेटा, जो कि 40% तक प्रोडक्शन करता है पूरे ऑरेंज का, 40%, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एन ऑरेंज इज अ फ्रूट? ऑरेंज क्या है? एक फल है। ऑरेंज क्या है? क्या कह रहा है कि ऑरेंज एक फल है। इसका अगर हिंदी में मैं अनुवाद करूं कि क्या कह रहा है? ऑरेंज एक फल है, संतरा एक फल है, एंड ऑरेंज इज अ फ्रूट। बात तो सही है भाई, एक सिंपल सेंटेंस है। क्या है ये? सिंपल। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिंगल क्लॉज होता है बेटा। क्या सिंपल सेंटेंस? सिंगल क्लॉज, सिंगल क्लॉज होता है ना। सिंगल क्लॉज होता है वो आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक ही सेंटेंस में आपकी पूरी बात खत्म हो जाती है, यानी कि फुल मीनिंग दे करके जाता है। फुल मीनिंग, फुल मीनिंग, यानी कि मीनिंगफुल होता है, फुल मीनिंग दे करके। सिंगल क्लॉज फुल मीनिंग दे करके जाता है ना। वही आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये क्या है? ये संतरा एक फल है, तो भाई मीनिंग देके गया पूरा। क्या मीनिंग देके जा रहा है कि नहीं? एन ऑरेंज इज अ फ्रूट, ऑरेंज क्या है? एक फल है, तो भाई पूरा मीनिंग दे करके जा रहा है, यानी कि बात यहां सेटिस्फाई हो रही है। और सिंगल क्लॉज में है बेटा, एन ऑरेंज इज अ फ्रूट। सिंगल क्लॉज कहने का मतलब इसमें बहुत सारे सेंटेंस नहीं जोड़े गए हैं, है ना, इसमें और सेंटेंस नहीं ऐड किए गए हैं, तो ये सिंगल क्लॉज हो गया, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस हो गया। चलिए पैसेज 4 पर आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट किंग एंड strategist of India. In 1674, he laid the foundation of the Maratha Empire in Western India and resisted the Mughal ruler Aurangzeb for many years. Shivaji was crowned in regard where he received the title of Chhatrapati, known for his innovative warfare techniques. He developed the guerrilla warfare style called शिव शुत्रा। शिव शुत्रा। आगे बढ़ते हैं, क्या है? He made Marathi and Sanskrit the official language of administration, replacing the Persian born to Jijabai, wife of Shahaji Bhosle. Shivaji was a devout Hindu at the upheld religious tolerance. In his kingdom, Muslims enjoyed religious freedom and his army included Muslim soldiers. Many of Shivaji's military campaigns were launched on the occasion of Dashera, a festival that symbolized victory, courage, and the beginning of auspicious endeavors in his rule. चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वह वॉज छत्रपति शिवाजी महाराज क्रोन्ड कब किया गया? इन दिल्ली, इन रायगढ़, इन आगरा, इन पुणे। तो 76 का क्या हो जाएगा? रायगढ़ में बेटा, है ना, रायगढ़ में
किया गया था। विच वॉर फॉर स्टाइल डिड शिवाजी महाराज डेवलप? हाँ, वर्कमैनशिप, हॉर्स राइडिंग, गैनिमी कावा, शिवसूत्रा। 77 का क्या हो जाएगा? ए, शिवसूत्रा इन्होंने निकाला था स्टाइल। what were the administrative language established by शिवाजी महाराज? शिवाजी के महाराज कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज? एक हिंदी, संस्कृत था, और एक कौन था बेटा? 78 का एक मराठी और एक संस्कृत। मराठा सम्राट थे ना, तो मराठी था और एक संस्कृत था, उसको उन्होंने क्या ऑफिशियल लैंग्वेज यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के रूप में उसको स्टैब्लिश किया था। चलिए 79 का देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। शिवाजी महाराज वॉज बोर्न टू होम? संभाजी भोसले एंड यशोबाई, वाइफ ऑफ औरंगजेब, सिस्टर ऑफ शाहजी भोसले एंड जीजाबाई। तो 79 का क्या हो जाएगा? शाहजी भोसले एंड जीजाबाई, है ना। शिवाजी महाराज वॉज बोर्न टू होम, तो शाहजी भोसले और जीजाबाई से उन्होंने जन्म लिया था। चलिए, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिवाजी रूल इज मेंशन्ड इन द पैसेज? ग्रोथ इन ट्रेड, रिलीजियस टॉलरेंस, एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री पावर, टैक्स एक्सपेक्टेशन। नहीं, क्या है 80 का? बी, रिलीजियस टॉलरेंस। उनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस काफी था, है ना। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिवाजी रूल्स इज मेंशन्ड इन द पैसेज? रिलीजियस टॉलरेंस। चलिए, यहां से आपका इंग्लिश का सेक्शन खत्म होता है। अब आते हैं हम लैंग्वेज के सेक्शन, जो कि हिंदी का है, दूसरा लैंग्वेज हिंदी का। चलिए, पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर की बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करती है। जैसे एक सिपाही किले की सुरक्षा करता है, इन आक्रमणकारियों में वायरस, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। ये कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं, जहां इनका लगातार निर्माण आवश्यक है, क्योंकि कुछ श्वेत रक्त कोशिकाओं की आयु 1 दिन से भी कम होती है। ये एंटीजन और एंटीबॉडीज भी बनाती हैं। 1 दिन से कम होती है इनकी लाइफ, जो प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। एक बार बनी एंटीबॉडी जीवन भर रहती है और विशेष शत्रुओं को पहचान कर उनके खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करती है। पूरे रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा केवल 1% होती है, लेकिन यदि उनकी कमी हो जाए तो शरीर बीमारियों का शिकार हो सकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ सकती है। चलिए, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत जरूरी है बेटा, श्वेत रक्त कोशिकाएं बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं की तुलना किससे की जा रही है? सिपाही से। किससे की जा रही है? सैनिक, सिपाही, कवच, प्रतिरक्षा प्रणाली। तो किससे कंपेयर किया जा रहा है? आप देख लो। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर की बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करती है, जैसे एक सिपाही किले की करता है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? सिपाही से किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन बी। आक्रमणकारी तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? वायरस, बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव। सभी है बेटा, ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी का कार्य क्या है? शत्रुओं को पहचान कर सुरक्षा कवच का कार्य करना। बात सही है। एंटीबॉडी क्या करता है? शत्रुओं को पहचान लेता है, फिर उनसे सुरक्षा करता है शरीर को। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन पर। श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 1 दिन से कम होती है, 1 दिन से कम होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। में क्रिया की पहचान कीजिए। क्रिया, एंटीजन और एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। निर्माण क्या है बेटा? क्रिया है ना, करती है। निर्माण, प्रोड्यूस, निर्माण करती है ना। तो इसका सब क्या निकालना है इसमें? बताना बेटा, क्रिया बताना है। तो इसका जो क्रिया हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? करना, है ना, डू, है ना। चलिए, करना, निर्माण करती है। अगर दोनों एक साथ रहता तो ये हो जाता क्रिया, बट इसमें सबको अलग अलग कर दिया। जो मेन क्रिया है करती है ना। तो 65 का सी, करती है। डू मैंने करना, ठीक है। तो ये क्रिया हो गया आपका। करती है, करता है, खाता है, खाती है, खेलता है, खेलती है, गाता है, गाती है। क्या है? ये सब वर्ब है, क्रिया है। तो करती है मतलब क्रिया हो गया। चलिए अनुच्छेद दूसरा पे पहुंचते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान राजा और रणनीतिकार थे। उन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी और वर्षों तक
मुगल शासक और औरंगजेब से संघर्ष किया। रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। उन्होंने युद्ध कौशल में कई नवाचार किए और छापामार युद्ध की शैली शिवसूत्र को विकसित किया। फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। शिवाजी महाराज का जन्म शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई की कोख से हुआ था। वे धर्मपरायण हिंदू शासक थे, पर धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष पर भी थे। उनके राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी और उनकी सेना में मुस्लिम सैनिक भी थे। उनके अधिकतर सैन्य अभियान दशहरे के अवसर पर शुरू होते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दिल्ली में, आगरा में, पुणे में, रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी महाराज ने किस युद्ध शैली को विकसित किया था? शिवसूत्र शैली को। किसको? शिवसूत्र शैली को विकसित किया था बेटा, छापा मार वाला। शिवाजी महाराज की राजकाज की भाषाएं क्या थी? मराठी कर दी गई और संस्कृत कर दी गई, ऑप्शन सी। शिवाजी महाराज का जन्म किसके घर हुआ था? संभाजी भोसले तथा यशोबाई, औरंगजेब की पत्नी, शाहजी भोसले की बहन, शाहजी भोसले तथा जीजाबाई। 69 का डी। किसके घर हुआ था? शाहजी भोसले तथा जीजाबाई के घर, यानी कि इनके माता पिता थे। शिवाजी के राज्य की कौन सी विशेषता अनुच्छेद में उद्धृत है? व्यापार में वृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि सभी धर्मों को आजादी थी, धार्मिक सहिष्णुता थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद तीसरा पर। अनुच्छेद तीसरा क्या है भाई? ईद उल फितर इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाता है। रमजान में इस्लाम धर्म के अनुयायी सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा यानी कि उपवास रखते हैं, जिससे आत्मसंयम और सेवा का अभ्यास होता है। ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, रोजों के समापन पर हर्ष और भाईचारे के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। ईद की सुबह विशेष नमाज अदा की जाती है, जिसमें समुदाय के सभी लोग एक साथ मिलकर ईश्वर की इबादत करते हैं। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं और सेवई जैसी मिठाइयाँ बांटते हैं। इस दिन ज़कात यानी दान देने का भी विशेष महत्व होता है, ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। यह त्योहार प्रेम, दान और सामुदायिक एकता का संदेश देता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। ईद उल फितर किस धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है? इस्लाम धर्म का। किसका बेटा? इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ईद उल फितर का त्योहार कब मनाया जाता है? दिवाली के बाद, क्रिसमस के बाद, होली के बाद, रमजान के बाद, है ना। कब मनाया जाता है? 72 का ए, रमजान के बाद मनाया जाता है। ईद उल फितर को और किस नाम से जाना जाता है? रंगों का ईद, भाईचारे का ईद, मीठी ईद। क्या कहा जाता है? मीठी, स्वीट ईद भी कहा जाता है, मीठी ईद। 73 का सी। चलिए 74 का देखते हैं। ज़कात का क्या महत्व है? अमीरों की मदद करना, रिश्तेदारों की मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना, ये है ज़कात का मतलब। ईद के दिन लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, में कर्ता कौन है ना। इसमें क्या कर, ईद के दिन लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, में कर्ता कौन? इसमें कर्ता निकालना है बेटा। ईद के दिन लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, है ना। तो क्या कर्ता यानी कौन हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? लोग हो जाएगा। 75 का ए। कौन लोग गले लगाते हैं? कौन गले लगाते हैं? जो लोग हैं वो गले लगते हैं। किसके बारे में बात की जा रही है? लोगों के बारे में बात की जा रही है कि लोग आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो लोग जो है वो आपका कर्ता हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अनुच्छेद चौथे पे आते हैं। संतरा एक, चलिए था अनुच्छेद आपका छिप जा रहा है, हाँ अनुच्छेद चौथा। संतरा एक स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट फल है, जिसका रस निकालकर पिया जा सकता है। संतरा शरीर को ठंडक और मन को प्रसन्नता देता है। इसका वैज्ञानिक नाम साइट्रस सिनेंसिस है और इसमें विटामिन सी की
भरपूर मात्रा होती है। संतरे में पाया जाने वाला साइट्रिक अम्ल मूत्र और गुर्दा रोगों से राहत देने में सहायक होता है। संतरे के छिलके से तेल निकाला जाता है जिसे त्वचा पर लगाने से मच्छर नहीं काटते हैं। मैथिली में इसे समतोला और तमिल में आरंजू कहते हैं। दिल के मरीजों के लिए संतरे का रस शहद में मिलाकर देना फायदेमंद होता है। भारत में संतरे की खेती मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और कर्नाटका में होती है। सबसे अधिक पैदावार महाराष्ट्र में होती है जहां 40% संतरे का उत्पादन होता है। साइंटिफिक वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम बेटा ये है क्या, साइट्रस सिनेंसिस, है ना। विटामिन सी पाया जाता है संतरे में, विटामिन सी। थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए इंपॉर्टेंट चीजों को, है ना। चलिए, इसकी त्वचा पर लगाने से मच्छर नहीं काटते हैं। क्या, छिलका का तेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम क्या करते थे, हाईलाइट कर। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। संतरे में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो विटामिन 76 का सी, विटामिन सी पाया जाता है। देखो मैंने हाईलाइट किया है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संतरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइट्रस मैक्सिमा, साइट्रस सिनेंसिस। क्या है? साइट्रस सिनेंसिस है। देखो आप पैसेज में, ये देखो साइट्रस, यहां देखो साइट्रस सिनेंसिस साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से पैसेज एक बार ऐसे पढ़ो कि दोबारा देखना ना पड़े बेटा। संतरे के तेल का उपयोग किसके लिए किया जाता था? बीज निकालने के लिए, मच्छर से बचाव के लिए बेटा। संतरे का जो छिलका होता है, ठीक है, उससे तेल निकाल करके हम क्या करते थे, मच्छरों से बचने के लिए उसका यूज करते हैं, उस तेल का। भारत में संतरे की पैदावार किस राज्य में सबसे अधिक है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय, असम। महाराष्ट्र में सबसे अधिक है बेटा, 40% होता है यहाँ पर, पूरे भारत का 40% संतरा। संतरा एक फल है, इस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक? बिल्कुल भी नहीं। आज्ञार्थक वाक्य? आज्ञा तो बिल्कुल नहीं दे रहा, ठीक है। संयुक्त का मतलब होता है जब एक से अधिक सेंटेंस आपस में मिल जाए, एक से अधिक सेंटेंस आपस। बचा क्या? सरल, तो सरल हो जाएगा। यह एक सरल सेंटेंस है बेटा, सरल वाक्य है। संतरा एक फल है, यह एक सरल वाक्य है ना। तो आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के देखिएगा, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस आपका डिसाइडेड बेटा, इसी तरीके क्वेश्चंस बस आएंगे एग्जाम में। तो लगातार प्रैक्टिस करते जाइए ना, जितने भी मॉडल पेपर मिल रहे हैं, और अच्छे से मेहनत करते चलिए। बाकी अगर आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे बैचेस हैं। मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। करना क्या होगा, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस पे भी इनरोल करना है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, कोर्स में आप हो जाएंगे इनरोल। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से वीडियो है, अपडेट है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट आएगी, कुछ भी पीडीएफ आ गया, प्रोस्पेक्टस आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। और अगर नए बैच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, बैच में एनरोल करना है, या आपका बच्चा भी क्लास 3 में है, 4 में है, आप जानना चाहते हैं हमको बच्चे की किसकी तैयारी करानी चाहिए, किस एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एज से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि सर जी हमारे बच्चे की एज है ऐसे है, ठीक है, XYZ है, तो बच्चा एलिजिबल है कि नहीं नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए, ठीक है, किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पे दी जाएगी। साथ ही आप बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अच्छे से हमने मॉडल पेपर सॉल्व किया, तो इसी तरीके से हम और भी मॉडल पेपर्स लेकर आएंगे। बस आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, फिर रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।